हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और पूरा सिलेबस को आप अच्छे से एक बार पढ़ चुके होंगे। और नहीं भी पढ़ चुके होंगे तो अभी भी परीक्षा के लिए समय है, आप बिल्कुल करीब होंगे और बड़ी ही ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। आज बच्चों जो हम आपको बताने वाले हैं, फिर से एक बार अच्छे तरीके से बैठ जाइए। कहीं भी आप वीडियो को देख रहे हो तो पहले रिलैक्स होकर एक जगह पे अस्थिर हो जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आधे घंटे से प्लस शायद ये क्लास हो जाए, तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज हम पूरा हिंदी कक्षा 12 में ये चीज देखेंगे कि कितना हमें तैयार ही करना है। हमें परीक्षा में 100 नंबर में से यदि 90 नंबर से प्लस डिप्टेंशन नंबर करना है, अपने हिंदी में डिप्टेंशन करना है, तो बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या तैयारी करना होगा। आप यकीन मानिए, पूरे ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए, फिर आप लग जाइए मेहनत करने के लिए। यकीन मानिए 16 तारीख को पेपर देके आएंगे तो आप याद करेंगे और आप जरूर ये चीज बोलेंगे कि नहीं, हमने मेहनत किया था और उसका परिणाम हमें मिला है। तो बच्चों, आपका इस चैनल पर, अपना गुरुकुल भाई विनय सर पर पुनः हार्दिक स्वागत है। और जो हमारे नए बच्चे हैं वो इस वीडियो को पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों चैनल को, और जो भी पीछे क्लास हुई है उनको भी आप देखिए। और साथ ही साथ आज इस वीडियो को आप बिना भी कोई आप वीडियो को रोके हुए आप सीधा बच्चों इस वीडियो को पूरा आप सभी लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, कक्षा 12 हिंदी कैसे लाएं 100 में से 90 प्लस नंबर। तो बिल्कुल आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं कैसे लाएं हम 100 में से 90 प्लस नंबर, और आज हम इसके तर्क पर बात करने वाले हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ईमानदारी से मेहनत करिए। 110% बच्चों, 110% है कि आपका अच्छे नंबर आएगा। हिंदी में आप डिप्टेंशन करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये पढ़ना है बच्चों, आपको 15 नंबर ये देकर जाएगा, एक गद्य साहित्य का इतिहास और एक पद्य साहित्य का इतिहास। एक गद्य में और दूसरा पद्य में। कौन सा? पद्य साहित्य इतिहास। पद्य साहित्य इतिहास और गद्य में साहित्य इतिहास। इसमें विधा और रचनाएं पूछी जाएंगी बच्चों। विधा और रचनाएं पूछी जाएंगी। 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे बच्चों और 1 नंबर के होंगे, 1 अंक के। कुल 5 अंक का आपका नंबर होगा। ठीक है। और पद्य साहित्य में बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का होगा। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, ये कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो जो बच्चों आपका पद्य साहित्य होगा वो पूरी तरह से, यानी काव्य जिसे बोलते हैं, ये पूरी तरह से आधुनिक काल का होगा। किसका? आधुनिक काल का होगा। और परेशान नहीं होना है, हमने पूरी तरह से आधुनिक काल को समाप्त कर दिया। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग अलग अलग वीडियो में है और छायावाद उत्तर के तहत तीनों युग एक वीडियो में है। आप देख लेंगे अच्छे से, ये 5 नंबर आपका उसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है। बट बच्चों तैयार करने की जिम्मेदारी ये आपकी है, मैंने पढ़ा दिया है, मेहनत आपके, अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, 5 नंबर लाने हैं या छोड़ देने हैं। गद्य के साहित्य में विधा और रचनाएं, हमने वही चीजें आपको, यही आधुनिक काल और सारा आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, ये सब में रचना और विधा को हमने आपको पढ़ा दिया है। कौन राइटर, कौन रचना लिखा, क्या किया, और साथ ही साथ आधुनिक काल में भी विधा और रचना, हमने सभी चीजों को आपको पढ़ा दिए। राइटर का नाम। तो 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 10 नंबर आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से लेकर आदिकाल से शुरू करेंगे और लास्ट में छायावादोत्तर युग तक आप तीनों युग के बारे में पूरा कवर कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दूसरा देखिए, हमने पहला गद्य और पद्य में दोनों में रचना विधा, एक में 5 प्रश्न पूछा जाएगा, एक में उसमें कोई राइटर या कोई भी रचना, कोई भी ऐसा आपसे टॉपिक पूछ सकता है। 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव होंगे पूरी तरह से, 4 विकल्प होंगे, आपको एक सही करना होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा टॉपिक पर हम सभी लोग चलते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, एक आपके गद्यांश से प्रश्न उत्तर लिखने को मिलेगा। प्रश्न का उत्तर लिखना होगा आपको। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न एक गद्यांश से होगा और सबको 2-2 अंक मिलेंगे पांचों में। तो आपको कितना अंक हो जाएगा? 10 अंक हो जाएगा। ठीक। और सेम आपको पद्यांश का भी आएगा।
पद्यांश का प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना होगा, प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना होगा। और 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, तो इसमें कितना नंबर मिल जाएगा आपको? 10 अंक आपको इसमें भी मिल जाएगा। अब ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों में गद्यांश भी 2 आएगा, पेपर में 2 आएगा। एक गद्यांश दिया रहेगा यहां अथवा करके, दूसरा गद्यांश दिया रहेगा। जो आपको आए आप वो लिख सकते हैं। दोनों में 5-5 प्रश्न रहेंगे, जो भी आए आप लिख सकते हो। पद्यांश में भी 2 पद्यांश आएगा, अथवा करके 2 पद्यांश आएगा। जो आप इच्छा करें आप उस पद्यांश का उत्तर लिख सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है ये आप ध्यान से देखो। सबसे पहला गद्यांश में आपको राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा आपको अशोक के फूल पढ़ना ही पढ़ना है। क्या बच्चों? अशोक के फूल पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा आपको भाषा आधुनिकता, भाषा आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। अब आपको ये 3 तो पढ़ना है अगर 10 नंबर लाना है पेपर में, और सबसे ज्यादा नंबर यही देकर जाएगा 10 नंबर 20 नंबर। कैसे पढ़ना है? राष्ट्र का स्वरूप को किताब उठाइए, टेनियर उठाइए, उसमें पढ़िए क्या क्या चीज के बारे में बताया गया है। जहां तक मेरा मानना है राष्ट्र का स्वरूप में 3 चीज बताया गया है, एक राष्ट्र, एक भूमि, दूसरा जन। 3 आलोक के बारे में इसमें संस्कृत, एक राष्ट्र, एक भूमि और संस्कृत, इसमें 3 चीज के बारे में, देश, भूमि और संस्कृत, जिसमें जन आते हैं। तो इन 3 चीज के बारे में बताया गया। कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे इन 3 चीज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अशोक के फूल में आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई पद्यांश गद्यांश में आपको अशोक और फूल शब्द मिलेगा ही मिलेगा। और भाषा आधुनिकता में भाषा और आधुनिक चीजों के बारे में बताया गया। कौन कौन लिखा है? तो कहेंगे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे हैं। राइटर का नाम तो याद ही होना चाहिए, नहीं तो आपका 2 नंबर कटेगा। अब अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। भाषा और आधुनिकता कौन लिखा है? तो जी सुंदर रेड्डी लिखे हैं। कौन लिखा है? जी सुंदर रेड्डी लिखे हैं। तो 3 आपकी जिम्मेदारी है, तीनों को पढ़ेंगे, तीनों का राइटर याद रखेंगे। 5-5 प्रश्न कोई से भी आ जाएगा तो 10 नंबर आप पूरा तरह से छीन कर लेके चले आएंगे। ठीक है। अब पद्यांश में आपको क्या, ठीक है बच्चों, तो अब देखिए पद्यांश में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पवन दूतिका आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तैयार करना है। पवन दूतिका किसने लिखा है? तो हरिऔध ने लिखा है। हो सकता है इसका पद्यांश देखिए 5 प्रश्न पूछ ले, हो सकता है आपको कैकेयी का अनुताप दे दे। क्या दे दे? कैकेयी का अनुताप दे दे। कैकेयी का अनुताप देकर आपको 5 प्रश्न पूछ ले। कौन लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। कौन लिखा है? मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, राष्ट्र कवि हैं। तीसरा आपको पढ़ना है श्रद्धा मनु के बारे में। श्रद्धा मनु के बारे में बड़ा अच्छा मार्मिक वर्णन है, प्रेम का वर्णन किए हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। हाँ, कौन किया है? जयशंकर प्रसाद किए हैं। तो 3 आपको पद्यांश पढ़ना है, अर्थ देखना है, राइटर का नाम लिखना है। 5 प्रश्न आएंगे, 5 का उत्तर देंगे, 10 नंबर लेकर आएंगे। और इसमें गद्यांश में हम पढ़े राष्ट्र का स्वरूप, भाषा, आधुनिकता, अशोक के फूल। तो ये ध्यान से देखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा, आधुनिकता, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर चीजें एक जैसी मिली हुई हैं। तो इसलिए बहुत गौर से इसको पढ़ेंगे, राष्ट्र का स्वरूप और भाषा आधुनिकता को, तभी आप अच्छे से राइटर का नाम लिख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 10-10 नंबर लेकर आएंगे तो 20 नंबर ये हो जाएगा। अभी जो इससे पहले पढ़े 10 नंबर का 30 नंबर तो ये हो ही जाएगा। आगे चलिए देखिए आगे क्या होता है। चलिए बच्चों अगला देखेंगे हम सभी लोग। आपके पेपर में एक आपके लेखक का, किसका? लेखक का और कवि का। बच्चों जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, जो साइंस साइड बच्चे लिए हैं, उनसे सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछेगा। क्या पूछेगा? साहित्यिक परिचय लिखने को, साहित्यिक परिचय और रचना। और क्या लिखना होगा? रचना। और कवि का भी साहित्यिक परिचय पूछेगा और रचना लिखना होगा। लेकिन बच्चों जो साहित्यिक परिचय लिए आर्ट साइड पढ़ते हैं उनको साहित्यिक परिचय ना लिखकर जीवन परिचय और रचना लिखना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। साइंस साइड वाले साहित्यिक परिचय रचना लिखेंगे और आर्ट साइड वाले में पेपर में आता है जीवन परिचय रचना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और 5 अंक का आएगा। कितने अंक का? 5 अंक का आएगा। यदि साहित्यिक परिचय सही रहता है तो 3 अंक मिलेगा, रचना सही रहती है 2 नंबर मिलेगा। इसमें भी वही हाल। ठीक है,
3 नंबर और 2 नंबर मिला के 5 नंबर 10 अंक का। किसको किसको पढ़ना है आप गांठ बांध लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का तो आपको एकदम घोर के पी जाना है। दूसरे हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लोग को तो एकदम से घोर के पी जाना है। आ ही जाएगा, आप बिल्कुल हेडेक ना लीजिए, 2 में से आएगा ही आएगा। इधर देख लीजिए, इधर हरिऔध का आपको याद करना है। किसको? हरिऔध को याद कर लेना है और मैथिली शरण गुप्त को याद कर लेना है, मैथिली शरण गुप्त को। और बच्चों जयशंकर प्रसाद को। किसको? जयशंकर प्रसाद को। 3 इधर और 2 इधर बच्चों अगर याद कर लिए तो आप यकीन मानो ये 5 नंबर आप 10 नंबर लेकर चले आओगे। तो ध्यान से देखिए, 30 नंबर हमारा पहले हो गया, 10 नंबर हमारा यहाँ पे हो गया। कितना नंबर हो गया? 40 नंबर। कितना नंबर हो गया? 40 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब अगला देखेंगे। अगला आपको कहानी पढ़ना है। अरे ये तो आसान है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अरे कहानी की तरह ही लिखना है, परेशान ना होइए, उसमें कुछ याद नहीं करना है। एक बार आराम से पढ़िए तो एकांत मन के साथ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। और आएगा तो क्या पूछेगा पता है? कहेगा या तो कहानी का सारांश लिख दीजिए। आपसे कहेगा भैया सुनो, आप कहानी का सारांश लिख दो, हमें भी सुना दो कहानी, तुम सुने हो। या फिर आपसे कहेगा अरे भैया उस कहानी को तुम्हें पढ़कर क्या सीख मिली, आप हमें भी बता दो, हम भी अपने जीवन में उतार लें। कौन? बोर्ड परीक्षा आपसे पूछेगा तो 2 ही चीज तो पूछेगा, कोई बात नहीं, हम पकड़ देंगे। एक कह देंगे पंच लाइट, अरे वही लालटेन जो पहले आती थी, लालटेन आई थी, जो 2 गांव थे, बहुत बिछड़े हुए गांव थे, एक टोली में आ गई थी, एक टोली में नहीं आई थी, पैसा इकट्ठा करके लाए बेचारे, किसी को जलाना ही नहीं आता था, है ना। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को आता था, लेकिन उसका हुक्का पानी बंद था। क्यों? क्योंकि वही जो बात थी दोनों की, है ना, कौन? मुनरी काकी की, है ना। तो अब आगे आप सब कुछ जानते हो, मुस्कुराओ नहीं, मुझे पता है। तो आप पंचलाइट लिख ही लोगे सारांश, और उद्देश्य में आप उससे क्या सीख मिले, कौन सा उद्देश्य है। और इसके बाद आप लिखेंगे, एक कहानी है बच्चों बहादुर। बहादुर एक लड़का होता है, पहाड़ी लड़का, काम करने के लिए जाता है दूसरे के यहाँ, बहुत मेहनत से कार्य करता है। लोग उसे परेशान करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो बच्चा रात के घर उसका छोड़ के चला जाता है। और तब उन लोग को पता चलता है कि वो जो बहादुर लड़का था मेरे लिए कितना उपयोगी था। वो लोग पश्चाताप करते हैं। तो बच्चों ये कहानी बड़ी अच्छी है, दोनों कहानी, और दोनों कहानी एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। और साहित्यिक परिचय वाले यदि सामान्य हिंदी के हैं तो बस मात्र 2 को याद रखिए, 2 को याद रखिए, बेड़ा पार, 2 का याद रखेंगे, बेड़ा पार। और साहित्यिक वाले बच्चों एक लाठी को भी ऐड कर लेना, 3 कहानी पढ़ना, लेकिन सामान्य वाले सिर्फ 2 कहानी को पढ़ना बच्चों। 5 नंबर आप लेकर आओगे। कितना नंबर? 5 नंबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका अभी तक? 45 नंबर अभी तक आपके बीच में छप चुका है। देखिए बच्चों अगला हमें खंडकाव्य तैयार करना है। और खंडकाव्य जो सुल्तानपुर अमेठी वाले बच्चे हैं, सुल्तानपुर अमेठी जो बच्चे हैं वो त्यागपथी, कौन सा तैयार करेंगे? त्यागपथी। खंडकाव्य सब जिलों का आता है पेपर में, अपने जिले का ही आपको खंडकाव्य लिखना है। तो त्यागपथी के में 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न, और 2 में से 1 का ही उत्तर लिखना है। त्यागपथी का 2 रहेगा, 2 में से 1 का लिखना है। तो आपको त्यागपथी में हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे, इसमें 5 सर्ग हैं। कितना? 5 सर्ग को आपको याद करना है, साथ ही साथ हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण भी करना है। ठीक है, तो चरित्र चित्रण में इनके बारे में 4-5 हेडिंग बना के बढ़िया से लिखिए। अच्छे राजा थे, राजा कुशल राजा थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, है ना, पराक्रमी थे और त्याग बलिदानी थे। इन सब हेडिंग के बारे में बना के चरित्र चित्रण में हर्षवर्धन के बारे में लिख दीजिए। प्रथम सर्ग में क्या था? प्रथम सर्ग में शिकार खेलने गए थे, पिताजी की सूचना पाते ही दौड़ के भाग के आते हैं, पिताजी की सेवा में लग जाते हैं, पिताजी का देहांत अंतिम में हो जाता है, इनकी माता भी आत्महत्या कर लेती हैं, इनके पिता हुड़ों को परास्त करने में इनके बड़े भाई लगे हुए थे, राज्यवर्धन, है ना। तो ये पहला सर्ग होता है। दूसरा सर्ग में इनके भाई लौट कर आते हैं महल में और बैराग धारण करने को सोचते हैं, और उधर उनकी बहन को पता लगता है अलग राज्य के राजा ने उन्हें बंदी बना के ले गया है और उनके पति को मार डाला है ना। तो ये दूसरे सर्ग में था। तीसरे सर्ग में हर्षवर्धन के पराक्रम के बारे में बताया गया। चौथे सर्ग में इनकी बहन कन्नौज के राज्य पर क्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां की राजगद्दी संभालना शुरू कर देती है। तो और ऐसे 5वें सर्ग में इनके त्याग और बलिदान के बारे में बताया गया है। तो 5 सर्ग बहुत आसान है, हर्षवर्धन का मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चरित्र चित्रण में इनका याद करना, मतलब 2 चीज आपको कंफर्म करना है, सामान्य हिंदी चाहे साहित्यिक हिंदी कोई भी हो,
सुल्तानपुर अमेठी में। और यदि फैजाबाद में है कोई बच्चा, फैजाबाद अयोध्या में, तो फैजाबाद अयोध्या के लिए बच्चों मुक्त यज्ञ आपको पढ़ना है। कौन सा? मुक्त यज्ञ। वही करना है आपको, सर्ग याद करनी है जो सर्ग है, और आपको चरिचित्रण, ये 2 चीज याद करना है बच्चों। 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आराम का मिलेगा, परेशान ना होइए। और ये नंबर आपका सीधा हो जाएगा बच्चों 50 अंक। कितना अंक? 50 अंक। अभी कुछ मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं अभी तक जितना हम लोग किए। 50 अंक अभी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अभी तक हमने जो बात किया वो खंड का में इतने प्रश्न आएंगे। अब खंड खा भाग में क्या क्या आएगा अब उसको पढ़ेंगे। देखो हम सभी लोग 50 अंक तो अभी देख डाले, अगर आप लिखते हो तो 50 अंक तो मिल जाएगा, लेकिन इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, गांठ बांध लेंगे, यदि राइटिंग सही होगी तभी मिलेगा। अगर राइटिंग सही नहीं होगी, आप सब कुछ अच्छा लिखेंगे फिर भी कम नंबर मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान, राइटिंग का विशेष ध्यान दिमाग में रखना ही रखना है। आप अच्छे तरीके से लिख कर आए, कुछ भी ना छोड़ के आए, देखने में अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, तभी आप बराबर नंबर ला। आप उस कॉपी में स्वच्छता का प्रयोग रखेंगे। अब हम बात करते हैं खंड खा में क्या होगा, तो आपको क्लियर हो गया ना, राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। खंड खा में सबसे पहला आपको ये चीज मिलेगा, संस्कृत गद्यांश मिलेगा। क्या मिलेगा? संस्कृत गद्यांश मिलेगा। संस्कृत गद्यांश का क्या करना होगा? संदर्भ लिखना होगा और हिंदी भी लिखना होगा, उसकी हिंदी अनुवाद करना होगा। और आपको ये 2 रहेगा, कितना रहेगा? 2 अथवा करके रहेगा, या तो पहला लिखो या तो अथवा वाला लिखो, तो जो आपको आए वो लिख सकते हो। अब इसमें क्या लिखोगे? संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के फलाध्याय से लिया गया संदर्भ हो जाएगा, और हिंदी अनुवाद आप उसका लिख दोगे। अब इसमें हिंदी अनुवाद में सबसे जरूरी कौन कौन सा है उसको आप देखो। सबसे पहला है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम, इसको पढ़ोगे आप। दूसरा आप पढ़ लेंगे महामना मदन मालवीय। महामना मदन मालवीय, ये पढ़ लेंगे। तीसरा आप पढ़ लेंगे पंचशील सिद्धांतः। पंचशील सिद्धांतः। इसके बाद चौथा पढ़ लेंगे जातक कथा। क्या पढ़ेंगे? जातक कथा। पांचवा लिख लेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसको पढ़ लेंगे। तो 5 लेसन आपको गद्यांश में, इसका हिंदी आना चाहिए, बस परेशान ना होइए। हिंदी लिख लें, संदर्भ लिख लें, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर आपको हिंदी का, 7 नंबर एक आपको देके जाएगा। और भी आसान देखिए, और आसान क्या होगा? और आसान आपका तब हो जाएगा जब श्लोक आएगा। यहाँ पद्यांश में देखिए सेम यही चीजें, श्लोक आएगा। क्या आएगा? श्लोक आएगा। अब श्लोक में आपको क्या क्या पढ़ना है? एक श्लोक आपको जातक कथा का पढ़ना है, सिर्फ जातक कथा में 1 श्लोक है। दूसरा आपको महामना अध्याय में 1 श्लोक मिलेगा, एक जातक कथा में, एक महामना में। बाकी आपको सुबासी तानी रत्नानी, इनमें आपको 15 आपको श्लोक मिलेंगे। 15 1 16 1 17 17 श्लोक याद करेंगे। 2 लाइन का श्लोक आएगा बच्चों। आप 2 लाइन का पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, फलाध्याय से। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, 2 लाइन का अनुवाद रहेगा, 2 लाइन में अर्थ लिखेंगे, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। आप तुरंत 7 नंबर अपने खाते में बुक करा लेंगे, और 7 7 दूनी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 14 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। तो कुल मिला के हमारा 64 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, आप सभी को लोकोक्तियां आएगा। क्या आएगा? लोकोक्तियां, मुहावरा। और ये तो आपको पता ही है बच्चों, कुछ भी हो आपको ये तो जुबान पर ही रखा रहता है। 2 प्रश्न आएगा, कितना? 2 प्रश्न आएगा, 2 अंक देकर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद संधि आएगी। अरे वही संधि का हलवा, मुस्कुराओ, बहुत खाए थे आप संधि का हलवा, है ना? तो इसमें कौन कौन सा हलवा मिलेगा? दीर्घ का मिल सकता है, गुड़ का मिल सकता है, यड़ का मिल सकता है, अयादि का मिल सकता है, वृद्ध वाला नहीं मिलेगा। इसी में से 3 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर आपको देकर जाएगा। तो 3 नंबर ये, 2 नंबर ये, कितना हो जाएगा? 5 नंबर। तो 14 5 कितना हो जाएगा? 19 नंबर। और खंड का में कितना मिला था? 50 नंबर। आगे चलिए, अब आगे देखते हैं बच्चों। आप सभी लोग, हमारा पूछेगा एक विभक्ति की पहचान पूछेगा, एक शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछेगा, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछेगा।
तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो कितने कितने प्रश्न पूछेंगे ये भी आप ध्यान से देखिए। इनमें भी 2 प्रश्न आएगा, आपको विभक्ति की पहचान पूछेगा और 2 अंक आपको दे के जाएगा। किसका किसका देखना है, सिर्फ आत्मन और नामन का आपको याद करना है। दोनों का याद करेंगे, कोई विभक्ति पूछेगा आप बता लेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। किस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। 2 शब्द देगा, उसका अर्थ पूछेगा आपसे, ये भी 2 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का रहेगा। वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, 2 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का। 2 दूना 4 दूनी 6, तो कितने अंक हो जाएंगे, 6। तो 19 से कितना हो गया, 25 नंबर। कितना हो गया, 25 नंबर। बहुत इसको शुरू से पढ़ते कक्षा से चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है अगर ये गलत हो तो शायद बहुत प्रॉब्लम है। आपको कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल गौर करना है, गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला चीज आप देखेंगे, अगला है आपको वाक्यों में अशुद्धि होगी। क्या होगा, वाक्यों में अशुद्धि को या तो ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें किस किस से अशुद्धि हो सकती है, कर्ता से भी हो सकती है, क्रिया से भी हो सकती है, लिंग से भी हो सकता है, कर्म से भी हो सकता है। कहीं से अशुद्धि होगी उसको आप ढूंढेंगे, और इससे क्या होगा, आपको 2 प्रश्न मिलेगा और 2 अंक का मिलेगा। कितना, 2 प्रश्न 2 अंक का मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 27 नंबर। कितना हो जाएगा, 27 नंबर। अब आप सभी लोग देखेंगे, हमारा रस है, क्या है, रस। अब रस को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। रस में क्या क्या पढ़ेंगे, तो रस में आप देखेंगे हमें रस में कौन कौन सा रस पढ़ना है। एक श्रृंगार आप पढ़ेंगे, करुण आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हास्य आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वीर रस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और रौद्र रस। कौन सा, रौद्र रस। और आप इसके साथ ही साथ यदि आप देखना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं कि हमारा रौद्र रस नहीं है, हास्य वीर एवं शांत रस है। हास्य वीर एवं शांत रस है। तो आपको इतने ही रस पढ़ना है। देखो, जहां पर किसी प्रेमी प्रेमिका के मिलन का, संयोग का और विलाप का वर्णन किया जाए, संयोग श्रृंगार होता है। जहां पे कोई चीज खो जाए, दुख हो, सबसे ज्यादा करुण रस होता है। जहां पर किसी वस्तु को देखकर हंसी आ जाए, करुण रस होता है। जहां पर किसी की वीरता का वर्णन किया जाए, वीर रस हो जाता है। देखिए बच्चों, जहां पर बिल्कुल आपको कोई शब्द पढ़ने के बाद हम शांति आपको दिखाई दे, कुछ भी ना प्रतीत हो रहा हो, शांत रस होगा। कैसे, प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन, या फिर विलाप, या फिर आप कोई बिछड़ता है तो वहां पे श्रृंगार रस होगा, क्योंकि श्रृंगार के 2 होते हैं, संयोग और वियोग। करुण रस, जहां पर कोई चीज खो जाती है, दुख होता है किसी को, वहां पे करुण रस होता है। किसी चीज को देखने के बाद, वस्तु को, वेशभूषा, आकृति को देखने के बाद जो हंसी उत्पन्न होती है, हास्य होता है। किसी चीज में वीरता का वर्णन, किसी के वीरता का वर्णन किया जाता है, वीर रस होता है। बिल्कुल शांत आपको चीजें प्रतीत हो, वहां पर शांत रस होता है। तो इतने रस आपको परिभाषा और उदाहरण याद करना है। एक की परिभाषा लिखना होगा और 2 आएगा प्रश्न में। प्रश्न में 2 रहेगा अथवा करके, आपको एक ही लिखना होगा। और जो इसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा, वो नंबर बच्चों इसमें आपके सीधा लिखा हुआ है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे बच्चों। तो ये नंबर आपका बढ़ के 29 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, 29 नंबर। अब अगला देखेंगे, अगला हमारा अलंकार है। कौन सा, अलंकार। तो अलंकार तो बच्चों वैसे भी आसान है, शब्दालंकार है। कौन सा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में कौन कौन सा अलंकार आता है, तो कहेंगे सर अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। और इसमें क्या आता है, तो कहेंगे सर उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। परिभाषा उदाहरण बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है। अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की कोई अक्षर बार बार, कोई शब्द बार बार आए। यमक अलंकार, जिसमें कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ अलग हो। श्लेष अलंकार, एक शब्द हो, अर्थ कई हो। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसको पढ़ने के बाद मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इत्यादि शब्द आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार, जहां में उपमान में उपमेय का भेद आरोप उत्पन्न किया जाए। उपमा अलंकार, जहां पर एक वस्तु की तुलना किसी अलग दूसरे वस्तु से किया जाए। तो ये बच्चों आपके अलंकार हैं, और इसके उदाहरण आपको याद रखना है। इनमें से आपको लिखने को आएगा, और यहां भी आपको जो नंबर मिलेगा वो 2 नंबर आपको मिलने वाला है। कितना नंबर, 2 नंबर मिलेगा। और यही नंबर आपका बढ़ के 29 से 2 नंबर जब इसमें जुड़ेगा तो 31 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, 31 नंबर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा 31 नंबर आ रहा है,
लेकिन हमने सही से जोड़ा नहीं, शायद कहीं मिस्टेक हो गया। आप ध्यान से देखिए, हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 7-7 नंबर का आएगा, 14 नंबर का हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका लोकोक्तियां 2 नंबर का आएगा, ध्यान से देखेंगे। संधि विच्छेद आपका 3 प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद शब्दों विभक्ति की पहचान 2 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद अनेकार्थी 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसके साथ साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। और शब्दों में त्रुटि 2 क्वेश्चन 2 नंबर का। और साथ ही साथ बच्चों रस और अलंकार 2-2 नंबर का, 2-2 क्वेश्चन होंगे। और आपके अब इस पे जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे छंद के बारे में। किसके बारे में? छंद के बारे में। अब जोड़ लेते हैं, 31 आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है? 14 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 2 23, 2 25, 2 27, 2 29 और 29 2 31, 2 33 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 33 नंबर आ रहा है। तो कितना नंबर यहाँ पे आ रहा है? 33 नंबर। अब हम छंद पे पढ़ते हैं। छंद पे हमें कौन कौन सा छंद तैयार करना है, तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े हो कक्षा 10 में भी सोरठा, दोहा, ये आपको पढ़ना है। रोला, चौपाई, ये आपको पढ़ना है। और एक आपको पढ़ लेना है कुंडलियां। क्या पढ़ना है? कुंडलियां। लेकिन परेशान ना हो, इसको छोड़ो मारो गोली, है आपके सिलेबस में, कोई बात नहीं। आपको ये 4 बिल्कुल तैयार करना है। ये दोनों अर्ध सम्मात्रिक हैं। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक है। और ये दोनों आपके सम्मात्रिक हैं। क्या है? सम्मात्रिक। आप इतना याद रखें, जिसका एग्जाम्पल 4 लाइन में लिखा जाएगा वो सम्मात्रिक होगा। कौन सा होगा? सम्मात्रिक छंद होगा। जिसका उदाहरण 4 लाइन में लिखा जाए। जिसका उदाहरण सिर्फ 2 लाइन में लिखा जाए वो 4 का आधा 2, तो सम का अर्ध सम्मात्रिक होगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा। क्लियर है? आप परेशान ना हो। सोरठा छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। उदाहरण लिखकर मात्रा लगा देंगे। दोहा छंद सोरठा का उल्टा होता है। पहले 11 में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। उदाहरण लिखकर स्पष्टीकरण मात्रा लगाएंगे। सम्मात्रिक रोला में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिखकर मात्रा लगाएंगे। चौपाई भी सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां में यह एक विसम्मात्रिक छंद है और इसमें भी 6 चरण होते हैं। कितना? 6 चरण होते हैं। पहले का दोहा चरण होता है और लास्ट का रोला चरण होता है। पहला शब्द लास्ट शब्द से मिलता है कुंडली में। तो फिलहाल 4 को आपको तैयार करना है। एक आएगा, 2 नंबर आप खींच कर लेकर आओगे, 33 के बजाय आपको 35 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बच्चों, सबसे अच्छा नंबर, सबसे ज्यादा नंबर जो आपको मिलेगा वो पत्र पर मिलेगा। किस पर? पत्र पर, जिसे आप इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन 3 तरह से आपको लिखा जा सकता है। एक तो हो सकता है किसी चीज के लिए नियुक्ति के लिए, आपको नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने को मिले, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। दूसरा हो सकता है बैंक के लिए, बैंक संबंधी आपको कोई एप्लीकेशन लिखने को मिले। ठीक है, और अगला जो आपको मिले हो सकता है साफ। क्लियर है? तो ये आप देखेंगे 3 तरह का, साफ सफाई से संबंधित, बैंक संबंधित, तो कोई नियुक्ति के लिए हो सकता है, कोई आपसे पत्र लिखने को बोले, आपको एप्लीकेशन लिखने को बोले, तो क्या करेंगे? आप सबको पता ही है, हमें जिसके बारे में लिखना होता है, जैसे स्कूल की छुट्टी के लिए आप लिखते हैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय। अब कहाँ के महोदय होते हैं? स्कूल का नाम लिखते हैं। अब फिर हम लोग क्या लिखते हैं? महोदय करके पूरा मैटर लिखते चले जाते हैं, मतलब सेवा में लिखे और ये हम पूरा फॉन्ट लिखे। तो फॉन्ट ही आपको ध्यान रखना है। फॉन्ट में जिसको बोलेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र देने को बोलेगा, माननीय में उसी का नाम लिखेंगे और उस जगह का नाम लिख देंगे और मैटर में सब कुछ वही लिखेंगे। ठीक है, और इतना कर दिए बच्चों तो 6 अंक यहां आपको मिल जाएगा। अगर 6 अंक आपको मिल गया तो 35 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा? 41 नंबर हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है 41 नंबर मिलेगा तो, लेकिन राइटिंग सही होगी तब बच्चों। अगर राइटिंग सही होगी तभी अच्छा नंबर मिलेगा। राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है, स्वच्छता पर आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम सभी लोग लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, और मैं कहूंगा
सबसे पहले आप कोशिश करके इस प्रश्न को कवर करेंगे और जितना वर्ड में बोलेगा लिखने के लिए उतने वर्ड में आप लिखेंगे कम से कम। निबंध है एस्से जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे, क्योंकि बच्चों लास्ट ये सबसे ज़्यादा नंबर 9 अंक दूसरे स्थान पर यही है, क्योंकि 10-10 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश देते हैं, दूसरा स्थान पे 9 नंबर यही देके जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक निबंध हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया, एक गद्यांश पद्यांश हो गया, संस्कृत गद्यांश पद्यांश हो गया, ये सब मिलाकर आपको 50 से ज़्यादा नंबर देके चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको पहले आपको करना है। अब इसमें लिखना कौन कौन सा निबंध है ये ध्यान से देखिए। पहला, विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी निबंध आपको दे सकता है। दूसरा, वाणिज्य के व्यापार के क्षेत्र में कोई भी आपको निबंध दे सकता है। तीसरा, यदि हो सकता है कृषि संबंधी कोई भी आपको निबंध दे सकता है। अगला, सामाजिक चीज़ों को लेकर कोई भी निबंध दे सकता है। पांचवा, आपको राजनीतिक चीज़ों को लेकर कोई भी निबंध दे सकता है। छठवां, शिक्षा संबंधी कोई आपको निबंध दे सकता है। कुछ भी देता है तो आप परेशान ना होइए, सब में आप सबसे पहला रूपरेखा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूपरेखा लिखेंगे। उस निबंध का नाम लिखकर रूपरेखा लिखेंगे और इसमें बढ़िया से 1 2 3 4 5 ऐसे हेडिंग छोड़ेंगे। सबसे पहला सभी एस्से में, सभी निबंध में पहला प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ये लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर विज्ञान के क्षेत्र में लिख रहे हैं तो लिखेंगे विज्ञान का महत्व, दूसरी हेडिंग। शिक्षा के क्षेत्र में अगला आप लिख देंगे कृषि के क्षेत्र में। इतने के बारे में लास्ट में उपसंहार। इन 5 के बारे में हम हेडिंग छोड़कर 3 पेज में लिख देंगे, 2 पेज में लिख देंगे, हमारा जितना वर्ड कहेगा उतने में लिख देंगे। 9 नंबर आप छाप कर लेकर चले आओगे मेरे बच्चों, परेशान ना हो। एस्से का मतलब होता है, निबंध का मतलब होता है आप उसके बारे में जानते कितना है, कितना सोच सकते हैं, कितना अच्छे से लिख सकते हैं, आप लिखिए। लेकिन हेडिंग छोड़कर अच्छे से बढ़िया लिखना है। निबंध को अच्छे से आप सबसे पहले एस्से को यहाँ लिखना है, उसकी रूपरेखा लिखकर बढ़िया से बीचों बीच में 5 हेडिंग को लिखना है, फिर एक एक हेडिंग डालकर बढ़िया से अच्छे तरीके से उसको लिखना है। और 9 नंबर यदि आपको मिल गया, अच्छे से राइटिंग बनाए तो 41 में 9 जोड़ेंगे बच्चों, हो जाएगा 50। और खंड का में 50, खंड बा में भी 50, आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 100 नंबर मिल जाएगा। चलो मान लिए बच्चों 2-3 नंबर कहीं से गड़बड़ हो गया, क्योंकि बड़ा तो गड़बड़ होगा नहीं, एक ही छोटा छोटा कोई 2-4 गड़बड़ हो गया, तो अगर 5 भी इसमें हम निकाल देते हैं बच्चों तो आपका 95 नंबर होगा, जो हिंदी के लिए आपका डिस्टिंक्शन क्रॉस करेगा और आपका नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, जी जान के साथ आप लगिए, मेहनत करिए, जितना भी टॉपिक हमने बताया छोड़िए मत, जो कमजोर हो उस पर लग जाइए, पूरा फोकस करिए। मिलते हैं आपसे जरूर, हम पेपर के समय आपसे मिलेंगे। आप मुझसे साथ रहिए, मुझसे संपर्क में रहिए। जब भी कोई चीज की आवश्यकता हो, आप जरूर पढ़ने लिखने से संबंधित मेरे पास आप संपर्क कर सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर यही सपोर्ट आपका रहा तो जरूर हम आगे मिलेंगे, आगे क्लासों को करेंगे और बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों मैं आपको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऊपर वाले अल्लाह गॉड से यही प्रार्थना करता हूं कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सभी प्रश्न को करके आएं, अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।